जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक उत्तराखंड से संबंधित हमारी अलग-अलग सीरीज चल रही है। जैसे कि एक हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे हैं, एक हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं और एक हम जो इंडियन ईयर बुक है 2024 की वो हम देख रहे हैं, राइट। और बीच में 2 दिन लेक्चर नहीं आ पाए थे बिकॉज़ थोड़ा सिस्टम में कुछ विंडो करप्ट हो गई थी, इसलिए फॉर्मेट कराना पड़ा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर वीडियो आपको कंटिन्यू ही मिलेंगे, राइट, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर जैसे जो टेंटेटिव डेट है वो तो लगता नहीं है कि उसमें पेपर होगा, तो जुलाई अगस्त का हम टारगेट लेके चल रहे हैं और इजीली हमारा कवर अप हो जाएगा, राइट। तो आज हमारी ये 11th सीरीज है और हम उत्तराखंड का जो एक बिल्कुल डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाली सीरीज है। तो आइए जो प्रीवियस सीरीज है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट दी लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के बारे में हमने देखा था, वो जहांगीर के समकालीन थे। लक्ष्मी चंद के बारे में हमने पढ़ा, जो किसके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, जहांगीर के। और जहांगीर का हम समय जानते हैं कि अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, तो 1605 से लेकर 1627 माना जाता है कि जहांगीर आए थे शासन में। और हम देखेंगे लक्ष्मीचंद के बाद जो आए थे वो दिलीप चंद आए थे। उसके बाद हमारे विजय चंद आए थे और विजय चंद के बारे में हमने ये भी देखा है कि गंगा नदी के तट पर इनका एक शादी का समारोह हमें दिखता है और हमें ये भी दिखता है कि विजय चंद को 1625 में इन्हीं के जो इन्हीं के मंत्री या इनके शासन में जो इनके ऑफिसर्स थे, उन्हीं ने इनको मारा, ठीक है। तो वो 3 नाम अगर आपको याद हो तो एक थे सुखराम खाड़कू, दूसरे थे पीरू गोसाई और तीसरे थे विनायक भट्ट। और हमने देखा था कि जो त्रिमल चंद हैं, त्रिमल चंद को ये मार देते हैं, माफ कीजिएगा, विजय चंद को ये मार देते हैं 3 लोग, राइट। और कहीं न कहीं हमें दिखता है कि विजय चंद को जब ये मारते हैं तो इनके बाद गद्दी पे विजय चंद के बाद गद्दी पे आता है त्रिमल चंद। और त्रिमल चंद क्या करेगा, वो तीनों को कहीं न कहीं पनिश करेगा। सुखराम को तो वो फांसी पे चढ़ा देता है, पीरू गोसाई को देश निकाला कर देता है और विनायक भट्ट की तो आँखें निकाल देता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर हम जो है आगे हम देखेंगे, आज आज का जो हमारा सीरीज़ है वो त्रिमल चंद के बाद हमें दिखेगा कि पिक्चर में जो आएगा वो आएगा बाज बहादुर चंद, राइट। आज इसके बारे में हम देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है इनके बारे में। लेट्स बिगिन द शो। तो जैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाज बहादुर चंद के बारे में हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिमल चंद की जो मृत्यु होती है वो 1638 में होती है और उनके बाद जो गद्दी पे आते हैं वो आते हैं बाज बहादुर चंद, राइट। और 1638 से हमें ये पता चल रहा है, अगर मैं शाहजहाँ की बात करूँ तो शाहजहाँ के लिए कहा जाता है कि शाहजहाँ जो हैं वो गद्दी पे बैठे हैं 1628 से लेकर 1656 तक, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो बाज बहादुर चंद हैं ये किसके समकालीन है, शाहजहाँ के, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से एक पिक्चर ऐड करी है मैंने, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से एक नया हमें वीर योद्धा मिलता है जिसका नाम है बाज बहादुर चंद। और ये बाज बहादुर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी जो लड़ने का कौशल था, इनकी जो बहादुरी थी, उसके लिए इनको एक उपाधि दी गई थी, बाज बहादुर। जैसे बाज होता है ना, एकदम तेज, उस तरह के थे ये, राइट। आगे देखते हैं, जब ये अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो ये कहीं न कहीं खुद सेल्फ ट्रिब्यूट देने जाते हैं शाहजहाँ को। शाहजहाँ, अब मैंने बताया था आपको, ये समकालीन है। बाज बहादुर शाह, माफ़ करना, बाज बहादुर चंद और शाहजहाँ दोनों समकालीन हैं। तो यहाँ से देखिए एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि होता क्या था कि जो मुगल शासक थे वो दिल्ली में बैठा करते थे और आसपास के जितने भी ये छोटे-छोटे जो प्रांत थे, जैसे उसको हम कुमाऊँ में भी डाल सकते हैं। कुमाऊँ भी एक छोटा-सा प्रांत है, अगर दिल्ली से इसकी तुलना की जाए तो। जो भी आसपास के, दिल्ली के आसपास के जो छोटे-मोटे जो प्रांत थे वो हर साल एक भेंट देते थे, ट्रिब्यूट देते थे। और इसमें ये एक नियम था कि राजा खुद जाएगा ट्रिब्यूट देने। उससे 2 बातें पता चलती थी, क्योंकि उस समय एक ट्रिब्यूट यानी कि एक भेंट देने का एक प्रथा थी और दूसरा ये था कि राजा खुद जाता था। तो यहाँ से ये पता चलता था कि जो राजा है वो कहीं न कहीं मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकारता है। तो हमने पिछली बार भी देखा है कि अगर मैं बात करूँ फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक का समय हम सभी जानते हैं, 1351 से 1388। तो इनसे मिलने गए थे ज्ञानचंद गए थे। और वैसे ही अगर मैं बात करूं रुद्रचंद की, तो रुद्रचंद किससे मिलने गए थे, अकबर के समय पे। तो अकबर की बात की जाए तो अकबर का जो समयकाल है वो माना जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से लेकर 1605 तक। तो अकबर से मिलने कौन गया था, रुद्रचंद।
वैसे ही मैं अभी देख रहा हूँ कि अभी मुझे दिख रहा है कि जो हमारे बाज बहादुर चंद हैं, बाज बहादुर चंद जो हैं, राइट? ये किससे मिलने जा रहे हैं? एक सेकंड, बाज बहादुर चंद इस साइड हो गया। बाज बहादुर चंद मिलने जा रहे हैं शाहजहाँ से। शाह शाहजहाँ से कौन मिलने जा रहा है? बाज बहादुर चंद, राइट? तो यहाँ से आपको दिख रहा है फिरोज शाह तुगलक किसके समकालीन है? ज्ञानचंद के। और अकबर किसके समकालीन है? रुद्रचंद के। और शाहजहां किसके समकालीन है? बाज बहादुर के। तो इस तरह से आपने थोड़ा डेटा याद रखना है अपना। और मैं यहीं पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद अभी आप देख रहे होंगे, ये 14वीं शताब्दी की बात है। वैसे ही हमें अभी भी आगे भी ज्ञानचंद देखने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि खुद जा रहे हैं कौन? बाज बहादुर चंद शाहजहां के पास। और यहाँ पर वही मकसद है जो ज्ञानचंद का भी था। ज्ञानचंद भी कटेहारी जो राजपूत थे तराई के, उनसे परेशान थे। और यही हमें दिख रहा है कि जो शाहजहां है, इतने वर्षों के बाद भी ये कटेहारी जो राजपूत थे, इन्होंने तराई पे कब्जा करना छोड़ा नहीं। ठीक है, ये करते जा रहे थे कब्जा। तो वही उद्देश्य है, जैसे कि ज्ञानचंद गए थे फिरोज शाह तुगलक के पास मदद मांगने, वैसे ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो बाज बहादुर चंद हैं, वो जा रहे हैं शाहजहां के पास। ये जो कटेहारी जो राजपूत थे, जिन्होंने तराई क्षेत्र पे कब्जा कर रखा था, इससे निजात पाने के लिए कौन जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, बाज बहादुर चंद किसके पास जा रहे हैं? शाहजहां के पास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र का मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे, उसका महत्व क्यों था? क्योंकि उससे राजस्व आता था काफी अच्छा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर है। तो राजस्व से मेरा मतलब है कि यहाँ पर क्या था कि ये 84 कोस का ये इसका क्षेत्रफल था। कोस एक मापक था, एक मानक था, यानी कि एक यूनिट था नापने का, 84 कोस का। और इसमें से ये कहा जाता था कि सालाना जो इसमें राजस्व आता था, उसका अगर मूल्यांकन करें तो वो 9 लाख के बराबर होता था। तो ये बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। इसीलिए तराई क्षेत्र के लिए आपको दिख रहा है कि किस तरह से कुमाऊं के शासक और जो कटेहारी हिंदूज हैं, वो लड़ रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं जो हमारे बाज बहादुर चंद हैं, वो शाहजहाँ के पास गए हैं रिक्वेस्ट लेके। और इतिहास भी गवाह है कि चंदों और जो मुगल शासक हैं, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं रुद्रचंद और अकबर का, तो तब से अच्छी मित्रता है। तो शाहजहाँ इस आवेदन को मान लेते हैं, क्योंकि इसमें शाहजहाँ का भी हित छुपा है। वो क्या छुपा है कि जो मुगल थे, उनकी जो सोवरेनिटी है, उसको कभी भी स्वीकारा नहीं गया था गढ़वाल शासकों के द्वारा। ठीक है, अब वो गढ़वाल शासकों के बारे में हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। अभी तो हमारा कुमाऊं से संबंधित जो वंश है, चंद वंश, वो चल रहा है। जब हम पवार वंश को देखेंगे जो गढ़वाल से संबंधित है, तब हम उसमें ये बात करेंगे, राइट? तो शाहजहां चाहता था कि कहीं ना कहीं गढ़वाल का जो राजा है, गढ़वाल का जो साम्राज्य है, वो भी मुगल साम्राज्य का जो आधिपत्य है, उसको स्वीकार करे। तो इसीलिए जो शाहजहाँ है, उसको एक बात समझ में आई है कि अगर मैं मदद करता हूँ किसकी, अगर मैं मदद करता हूँ किसकी, बाज बहादुर की मदद करता हूँ, किसके खिलाफ? कटेहारी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जो बाज बहादुर है, जो कुमाऊं के हैं, पहाड़ी क्षेत्र के हैं, वो भी हमारी मदद करेंगे गढ़वाल के विरुद्ध, राइट? क्योंकि गढ़वाल के शासक जो थे, वो मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहे थे। पर जो भी ये था कि ये प्लान बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा कि कटेहारी को हम कहीं न कहीं वहाँ से खदेड़ देंगे तराई से। और उसी तरह से कहीं न कहीं ये भी होगा कि जो गढ़वाल है, गढ़वाल से हम जो उनके वंशज हैं, परमार वंश है, वो हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लेगा। परंतु शाहजहाँ की ये जो सोच थी, ये सफल नहीं हो पाई थी आगे चलकर, राइट? ये बात आपने यहाँ देखना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वही स्टोरी हम देखते हैं कि जो शाहजहाँ है, वो आदेश देंगे, जो शाहजहानपुर के सूबेदार हैं, जिनका नाम है रुस्तम खान, उनको आदेश देंगे शाहजहाँ कि आप एक काम करिए, बाज बहादुर चंद की सेना की मदद करिए। किससे? ये जो कटेहारी हिंदू है, इनको तराई क्षेत्र से हटाइए। तो यहाँ पर हमें दिखता है एक सफल अभियान होता है। और कटेहारी जो है, वो तराई क्षेत्र को चले जाते हैं। और तराई क्षेत्र दोबारा से जो चंद शासकों का जो साम्राज्य है, कुमाऊं क्षेत्र है, उसके आधिपत्य में आ जाता है, राइट? और इसी उपलक्ष्य में अब क्या है, जो हमारे बाज बहादुर चंद हैं, वो एक शहर स्थापित करेंगे इसी तराई क्षेत्र में, जो आज किस नाम से जाना जाता है? बाजपुर। तो इन आप मैच कर सकते हैं कि जो बाज बहादुर बहादुर चंद हैं, उन्हीं ने ये शहर बनाया है बाजपुर। तो ये नाम भी मिलता है, बाज बहादुर और बाजपुर। और ये शहर इसलिए बनाया है कि तराई क्षेत्र में अब कहीं न कहीं उन्होंने सेना को स्थापित किया है। तो अब सेना रहेगी तो उनका परिवार भी रहेगा। तो एक तरह से उन्होंने शहर स्थापित कर दिया है। इसलिए भी किया है कि अब भविष्य में जो कटेहारी हैं, वो दोबारा से प्रयास ना करें इस वाले, यानी कि तराई क्षेत्र को
अपने साम्राज्य में मिलाने का कोशिश ना करे। कौन? कटिहारी हिंदू। क्योंकि मैंने बताया था इसका इंपॉर्टेंस क्यों था, इसका महत्व क्यों था, क्योंकि 9 लाख का राजस्व सालाना इसमें आता था। तो ये बात आपने याद रखनी है और यहाँ से ये भी याद रखना, आजकल का जो बाजपुर जो शहर है उत्तराखंड का, वो किसके द्वारा बसाया गया है? वो है राजा बाज बहादुर चंद, जो किसके समकालीन हैं? कहीं न कहीं हमें दिख रहा है वो शाहजहाँ के भी समकालीन हैं और औरंगज़ेब के भी वो समकालीन दिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1656 से औरंगज़ेब गद्दी पे आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि बाज बहादुर चंद किस-किस के समकालीन हैं? शाहजहाँ और औरंगज़ेब। और आगे देखते हैं जो हमारे बाज बहादुर चंद हैं वो पट्टीस की व्यवस्था करते हैं। पट्टी जैसे आज भी आप देखेंगे, आज भी वर्तमान में हमें पट्टी दिखती है कि जैसे कोई फॉरेस्ट की लैंड होती है वो किसी व्यक्ति को दे दी जाती है तो पट्टे में दी जाती है। पट्टे में मतलब एक तरह का वो क्षेत्र होता है, एक उसका मेजरमेंट होता है। तो इस पट्टी का जो पट्टी जो है ये लाने वाले कौन हैं? ये हैं आपके बाज बहादुर चंद और ये पट्टी का मतलब होता था इसमें कहीं न कहीं कुछ गाँव शामिल होते थे, राइट? एक पट्टी में कुछ गाँवों का समूह शामिल होता था जिससे कि जो एक प्रशासन है, उसको बेहतर तरीके से किया जाए, राइट? क्योंकि अगर अब बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर उन क्षेत्रों को हम विभाजित कर दें और जैसे इसको 1 पट्टी मान लेते हैं, इसको 2 पट्टी मान लेते हैं, इसको 3, 4, 5, 6 और 1 पट्टी में हो सकता है कुछ गाँवों का समूह हो, तो ये पता चल सकता है कि जो 1 पट्टी है, उसमें गाँवों की क्या समस्या है और जो 2 पट्टी है, उन गाँवों की क्या समस्या है। तो इस तरह से क्या होता है, एक तरह का जो प्रशासन होता है, उसमें कहीं न कहीं सहूलियत होती है। इसीलिए वर्तमान में भी हमें क्या दिखता है, अगर मैं उत्तराखंड को देखूँ, हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, जिसका जो क्षेत्रफल है, वो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो इसमें भी आप देखते हैं, इसको 13 जनपदों में विभाजित किया गया है और फर्दर 13 जनपदों को भी आप जानते ही हैं, ब्लॉक, तहसील इसमें विभाजित किया जाता है, जिससे कि प्रशासन का स्तर काफ़ी बेहतर हो, राइट? और ये सब हम पढ़ने वाले हैं जब हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जब पॉलिटी पढ़ेंगे हम किसकी? उत्तराखंड की, ठीक है? तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, पट्टी लाने वाला कौन है? ये है बाज बहादुर चंद, ठीक है? और यहाँ पर हमें दिखेगा कि जब बाज बहादुर चंद ने तराई पे कैप्चर कर लिया था, तराई पे कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है? फिर इन्होंने कहीं न कहीं मनीलागढ़ पे भी आक्रमण किया है। अब मनीलागढ़ गढ़ का ये क्या किस्सा है? इसमें ये था कि कहीं न कहीं कतियोरियों ने क्या किया था, यहाँ पर दोबारा से कब्ज़ा कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कत्यूरी जो थे, वो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में अगर हम देखें जो चंद शासक के जो स्थापक हैं, जिन्होंने वंश की स्थापना करी है कुमाऊँ में, जो हैं सोमचंद। तो सोमचंद जो हैं, वो हमें पता है कि वो एक दामाद हैं, किसके दामाद हैं? कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के। जो मेरा पहला वीडियो है, उसमें आप देखिएगा। तो यहाँ से हमें संबंध दिखते हैं, पर धीरे-धीरे हमें दिखा जब चंद वंश आगे बढ़ा तो कहीं न कहीं कत्यूरी का डाउनफॉल शुरू हुआ था, फिर भी हमें दिखता है कुछ क्षेत्रों में हमें कत्यूरी दिखे, जैसे पाली जो मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, जो रानीखेत के करीब है, तो वहाँ पर भी हमें दिखते थे। परंतु धीरे-धीरे क्या हुआ, कत्यूरियों ने कहीं न कहीं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाज बहादुर के समय पर कत्यूरियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू किया और उन्होंने मनीलागढ़ जो है उस पे कब्ज़ा कर लिया था। तो इसीलिए जो बाज बहादुर चंद हैं, वो मनीलागढ़ पर आक्रमण करते हैं, ठीक है? और जब ये आक्रमण किया जाता है बाज बहादुर चंद के द्वारा, तो जो कत्यूरी हैं, वो भागते हैं गढ़वाल की तरफ। अब आप जैसे अगर उत्तराखंड का मैप आप देखते हैं, तो इस तरह का मानते हैं उत्तराखंड का मैप है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला बेल्ट आपका गढ़वाल है, ये वाला कुमाऊँ है। अब देखिए जब ये भागेंगे, कौन? कत्यूरी जब भागेंगे किधर को? गढ़वाल की तरफ, तो गढ़वाल के कौन से हिस्से में ये आएँगे? पूर्वी गढ़वाल, ठीक है? कुमाऊँ के पश्चिम वाले हिस्से में गढ़वाल है, इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति भागेगा कुमाऊँ से गढ़वाल की तरफ, तो वो अगर सिर्फ़ गढ़वाल को लिया जाए, तो गढ़वाल के पूर्वी हिस्से में वो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो कत्यूरी हैं, वो भागेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ गढ़वाल, ठीक है? एंड प्लंडर द रीजन और क्या करेंगे, कत्यूरी क्या करेंगे, कहीं न कहीं गढ़वाल के जब हिस्से में घुसेंगे, तो गढ़वाल में क्या करेंगे, वो थोड़ा-सा लूट-पाट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है देखिए अब हो क्या रहा है, स्टोरी क्या है कि कत्यूरी जो हैं वो गढ़वाल के पूर्वी हिस्से में आ रहे हैं और पीछे-पीछे हमारे चंद शासक भी आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, एक बार इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है देखिए। इसको मैं गढ़वाल मानता हूँ, जी मतलब गढ़वाल, इसको मैं कुमाऊँ मानता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मनीलागढ़ पे अटैक करते हैं रुद्रचंद, इसको हम मनीलागढ़ मान लेते हैं और ये फिर भाग रहे हैं, कत्यूरी कहाँ को भाग रहे हैं? इधर को भाग रहे हैं। तो कत्यूरी जब इधर को भाग रहे हैं, तो इस वाले क्षेत्र में, जो मैंने ये हाइलाइट कर रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र में ये लोग लूट-मार भी करते हैं। तो इसको बचाने के लिए जो हमारे यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, जिसको ठोकदार कहा जाता था, ठोकदार, जो उस समय कौन थे? भूप सिंह रावत,
भूप सिंह रावत वो इसकी सुरक्षा करेंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कत्यूरी यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं और पीछे-पीछे चंद की जो सेना है वो भी आ रही है। रुद्रचंद और उसकी सेना भी पीछे-पीछे आ रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो गढ़वाल के जो ये ठोकदार हैं, जो सिक्योरिटी देख रहे हैं भूप सिंह रावत, उनको 2 सेना से लड़ना पड़ेगा। पहली सेना तो जो लूट-मार कर रही है कौन-सी? कत्यूरी सेना जो है जो लूट-मार कर रही है उससे बचाना है। दूसरा पीछे-पीछे जो चंद शासक आ रहे हैं, चंद वंश की जो सेना आ रही है उससे भी बचा के रखना है। अब चंद सेना यहीं पर फ़ायदा भी लेगी, क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे मैंने बताया था बाज बहादुर चंद ने जो शाहजहाँ से कहीं न कहीं वादा किया था कि आप मेरी कटिहारी जो हिंदू हैं, उनमें मदद करिए, उनको तराई क्षेत्र से हटाने में मदद करिए। मैं आपकी ये जो गढ़वाल के जो शासक हैं पवार वंश के, वो आपका जो आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं स्वीकार कराऊँगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भूप सिंह रावत के पास 2 चुनौतियाँ हैं, एक कत्यूरी और दूसरा चंद सेना, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, ये जो भूप सिंह रावत जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे ये स्टोरी हमारी हो चुकी है। तो भूप सिंह रावत जी जो हैं, इस तरह से आप देखिए, ये मैंने प्रयास किया एक पिक्चर से दिखाने का कि इस तरह का व्यक्तित्व होगा इनका। जो जो एक ठोकदार है, अब ठोकदार क्या है, ये सब डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको परमार वंश का जब शासन बताऊँगा तब हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे, ठोकदार मतलब है एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड। तो ये कहीं न कहीं क्या करेंगे, लड़ेंगे। ये जो क्रोधित सेना है कत्यूरों की, उससे लड़ेंगे, उनका गुस्सा देखेंगे और यहीं पर हमें दिखेंगे जो भूप सिंह रावत के जो पुत्र हैं, वो भी कहीं न कहीं इस युद्ध में शामिल होंगे और हमें ये दिखता है बाप और पुत्र, यानी कि पिता और पुत्र, यानी कि भूप सिंह रावत और उनके पुत्र जो हैं, इनकी मृत्यु हो जाएगी इसी संघर्ष में, ठीक है? इसी संघर्ष से मेरा मतलब है जहाँ पर कत्यूरी आ गए हैं और पीछे-पीछे चंद की सेना भी आई है, राइट? और यहाँ पर एक ये पॉइंट बता रखा है, ये लास्ट वाला इसमें ये बता रखा है कि जो बाज बहादुर चंद जब गद्दी पे आया है, तो उसके जो जितना बड़ा भी बाज बहादुर चंद का जो साम्राज्य है, जो कुमाऊँ किंगडम है, वहाँ पर जो छोटे-छोटे जो ज़मींदार टाइप के लोग हैं, वो कहीं न कहीं आपस में लड़ाई भी करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी करते हैं। तो इस तरह की अराजकता जो है, बाज बहादुर चंद के समय पे हमें काफ़ी दिखी और उसका जो पुत्र है बाज बहादुर चंद का, उदयोग चंद, जो गद्दी पे बैठेगा बाज बहादुर चंद के बाद, उसके समय पर भी हमें दिखा। तो हम कह सकते हैं कि बाज बहादुर चंद और उदयोग चंद के समय पर कहीं न कहीं अराजकता हमें दिखती है, ठीक है? अराजकता मतलब एनार्की हमें दिखती है। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये तिलु रौतेली कहते हैं, ये काफ़ी आज भी गढ़वाल में इनके नाम पे एक संगीत और गीत प्रस्तुत किए जाते हैं और ये वीरांगना है अगर मैं उत्तराखंड की बोलूँ और उत्तराखंड में भी गढ़वाल की, राइट? तो यहाँ पर आप देखिए जो जैसे कि मैंने आपको बताया था भूप सिंह रावत और उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है संघर्ष में, तो वो यहाँ पर फिर जो ज़िम्मेदारी उठाई जाती है वो तिलु रौतेली के द्वारा उठाई जाती है, जो कि एक पुत्री है भूप सिंह रावत की। और ये भी याद रखना तिलु रौतेली एक हैंडीकैप थी। हैंडीकैप होने के बावजूद भी, दिव्यांग होने के बाद भी ये लड़ी, ठीक है? और इन्होंने क्या करा एक रणनीति न अपनाई तिलु रौतेली ने और इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए जो आस-पास के जितने भी राजपूत थे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रावत हो गए, कोली राजपूत हो गए, नेगी हो गए, असवाल हो गए, ये काफ़ी सम्मान करते थे तिलु रौतेली का। तो इन्होंने तिलु रौतेली ने जो इनसे आग्रह किया कि आप हमारी सहायता करिए इस युद्ध में, इस संघर्ष में, तो सभी जो रावत हैं माफ़ कीजिएगा, सभी जो राजपूत हैं, चाहे वो रावत हैं, चाहे कोली हैं, चाहे नेगी है, चाहे असवल हैं, वो तिलु रौतेली की मदद करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखता है कि एक संघर्ष होता है, परंतु हमें ये दिखता है कि जो तिलु रौतेली और उसके जो राजपूत सेना है, वो कहीं न कहीं संख्या में काफ़ी कम थी, इसके मुकाबले क्योंकि मैंने बताया था कि कत्यूरी के पीछे-पीछे चंद वंश भी आ रहे थे और चंद वंशों के साथ यानी कि चंद सेना के साथ कहीं न कहीं मुगलों की सेना भी शामिल थी, राइट? तो कहीं न कहीं जो हमारी तिलु रौतेली है या जो उसके राजपूत सहायक थे, वो संख्या में काफ़ी कम पड़े, राइट? तो ये मैंने बता दिया आपको, हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो लड़ी हैं और कहीं न कहीं हमें दिखता है उन्होंने कुमाऊनी जितने भी सैनिक थे, उनको कहीं न कहीं हराया युद्ध में, ठीक है? और कहीं न कहीं युद्ध अब मैंने बताया था कि इनकी संख्या कम थी, तिलु रौतेली और उनके जो राजपूत भाई थे, सहायक थे, तो कहीं न कहीं वो लड़ते-लड़ते कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्ट हुई थी, थक गई थी और कहीं न कहीं वो नदी के तट पर ये नदी थी आपकी पूर्वी नयार नदी, ईस्टर्न नयार नदी व उसके तट पर ये विश्राम कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ इनको कहीं न कहीं पीछे से इनकी पीठ पे किसी ने चाकू इनको घोंपा यानी कि स्टैब्ड किया इनको पीछे से राइट? तो ये एक बताया जा रहा है कि इस तरह से जो वीरांगना है तिलु रौतेली, जो एक भूप सिंह रावत की पुत्री हैं, उनका अंत होता है, राइट?
आगे देखते हैं कि हमें दिखता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एक्ट दिख रहा है जिसमें कहीं न कहीं आप देख रहे हो तिलू रौतेली को किस तरह से मारा है। ये एक शर्मसार करने वाला अध्याय है इतिहास में, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिर भी क्या है उत्तराखंड में जो तिलू रौतेली का जो एक व्यक्तित्व है, एक सम्मान है, वो अभी भी कम नहीं हुआ है, ये हमेशा रहता है। कैसे? क्योंकि आज भी आप देखेंगे गढ़वाल के जो पवाडाज़ हैं या पवाडास है, पवडास या पवाडास का मतलब होता है ये एक शिवेलरी सॉन्ग्स होते हैं यानी कि जो लोकगीत होता है जो बहादुरी से जुड़ा हुआ होता है जिसका सार बहादुरी से होता है वैसा लोकगीत है ये और ये किसको समर्पित होता है तिलू रौतेली की बहादुरी को। तो जो पवाडास है जो गढ़वाल में काफी प्रसिद्ध हैं ये लोकगीत ये किससे संबंधित हैं तिलू रौतेली की वीरांगना से यानी कि तिलू रौतेली की बहादुरी से। आगे देखते हैं बाज बहादुर चंद क्या है एक बाज बहादुर चंद क्या है एक बहुत समझदार व्यक्ति है और कहीं न कहीं वो एक आध्यात्मिक राजा भी है। कैसे पता चलता है? जैसे आप ये मंदिर देख पा रहे होंगे, इसको कहा जाता है एक हथिया देवल मंदिर। एक हथिया देवल मंदिर ये लॉर्ड शिव को ये समर्पित है। परंतु इसमें पूजा नहीं होती है, राइट? अब वो क्यों नहीं होती, क्या नहीं होती, जैसे कि आप जानते हैं आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, अभी हम उसमें बेसिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको एग्ज़ैक्टली मैं बताऊँगा कि इसमें पूजा क्यों नहीं होती है, राइट? और यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्टन साहब जो हैं, ये वॉल्टन साहब वही हैं जो एच.जी. वॉल्टन हैं जिन्होंने अल्मोड़ा गैज़ेट लिखा हुआ है। तो ये बताते हैं कि जो बाज बहादुर चंद हैं, उनका जो समय काल है वो 1638 से 1678 है, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो बाज बहादुर चंद हैं, वो शाहजहाँ के भी समकालीन हैं शाहजहाँ के भी समकालीन हैं और ये औरंगज़ेब के भी समकालीन हैं। अब देखिए आगे हमें क्या दिखता है, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिखती है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मतलब एक ताम्रपत्र दिखता है, जो कहीं न कहीं एक सदानंद जोशी को भूमि दान जो किया गया था, उसके उपलक्ष्य में ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिया गया था और जो सदानंद जोशी किस गाँव के रहने वाले थे? उर्ग गाँव के, ठीक है? उर्ग गाँव के। तो ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिया गया था सदानंद जोशी को, जो रहने वाले कहाँ के हैं? उर्ग गाँव के। तो वहाँ पर से इस ताम्रपत्र को, इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को जो ढूँढने वाले हैं, वो है डॉक्टर श्यामलाल, ठीक है? और इस इंस्क्रिप्शन से ही ये पता चलता है, जो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये एक आध्यात्मिक थे और कहीं न कहीं ये एक बहादुर भी थे, राइट? और यहाँ पर से ही हमें इस ताम्रपत्र से ये पता चलता है कि इन्हीं के समय पर इन्हीं के शासनकाल में यानी कि बाज बहादुर के ही शासनकाल में एक हथिया देवल करके ये मंदिर बना था, ठीक है? जो कहाँ है? ये अभी आपको पिथौरागढ़ जनपद में है। पिथौरागढ़ जनपद पे एक स्थान है जिसका नाम है थल, राइट? तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है एक हथिया दल किसके समय काल में बनाया गया था? तो आप कहेंगे बाज बहादुर चंद के, ठीक है? और ये हमें कहाँ से पता चलता है? वो ताम्रपत्र, राइट? ताम्रपत्र जिसमें भूदान किया गया था सदानंद जोशी को, जो रहने वाले कहाँ के थे? उर्ग के। और ये जो मंदिर है, जो मैंने आपको बताया था एक हथिया देवल, ये किसको डेडिकेटेड है? शिवा को। तो इस तरह के भी प्रश्न हमें दिखाई देते हैं, ठीक है? और ये एक रॉक कट टेम्पल है। रॉक कट टेम्पल मतलब इसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा-सी चट्टान होती है, उसको तराशा जाता है, ठीक है? और मंदिर का रूप दिया जाता है। तो अपने में ही ये बड़ी एक अचंभित बात होती है कि उस समय लोग कैसे एक पत्थर को, उस समय इतने औज़ार भी नहीं होते थे और किस तरह से नक्काशी कर देते थे, पूरा मंदिर बना देते थे, राइट? तो ये याद रखिएगा कि आपसे कभी पूछा जा सकता है कि जो हमारा एक हथिया देवल है, वो कैसा टेम्पल है? वो एक रॉक कट टेम्पल है, ठीक है? आगे देखते हैं इन 1673 एडी ये कहा जाता है कि जो हमारे बाज बहादुर चंद हैं, इन्होंने कुछ ज़मीन और 4 गाँव दान पे दिए हैं और ये जो ये ज़मीन है या जो गाँव है, इसके लिए गूँठ का इस्तेमाल किया जाता था शब्द का। गूँठ मतलब होता था द दा दान देना और किसके लिए दान दिया जाता था? जिससे कि जो भी ब का कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, जो भी श्रद्धालु, पिलग्रिम्स, उनके देख-रेख के लिए, उनके रहने के लिए इस तरह से हमें दिख रहा है कि जो बाज बहादुर चंद है वो एक जो ज़मीन है जिसको हम गूँठ कहते हैं उसको दान देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बाज बहादुर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो श्रद्धालुओं का भी काफ़ी सम्मान करता है, राइट? आगे देखते हैं जो बाज बहादुर चंद है, यहाँ पर हमें दिखता है कि जो तिब्बत है, ठीक है? तिब्बत आप सभी जानते हैं कैलाश मानसरोवर जाने में आपको तिब्बत से होते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि तिब्बत में ही आपको पता है ये स्थित है। आजकल चाहे इसे आप चाइना कहिए पर तिब्बत ही हम कहेंगे। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो पास है, जो जो दर्रा है, जो कहीं न कहीं जोड़ रहा है तिब्बत और कुमाऊँ का हिस्सा, उस पे कहीं न कहीं आधिपत्य हासिल कर लेता है कौन? हमारा बाज बहादुर चंद, राइट?
और बाज बहादुर चंद के बारे में, जैसे ब्रेव वॉरियर है, ये तो हम पहले ही जानते हैं। और कहीं न कहीं एक व्यक्ति था बाज बहादुर के समय पे, जो उसका एक ज़मींदार था, जिसे हम फ्यूडल कह सकते हैं, जिसका नाम था ब्रह्मदेव मंडी। उसने अपने आप को कहीं न कहीं स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये जब बाज बहादुर चंद को पता चलता है, तो बाज बहादुर चंद ब्रह्मदेव मंडी को कहीं न कहीं युद्ध में हराता है, और कहीं न कहीं जो उसने स्वतंत्रता घोषित करी थी, किसने? ब्रह्मदेव मंडी ने, दोबारा से उसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्रह्मदेव मंडी जो है वो किसके समय पर था? तो आंसर होगा बाज बहादुर चंद, या बाज बहादुर चंद के समय पर किसने स्वतंत्रता घोषित करी थी? तो आप कहेंगे ब्रह्मदेव मंडी ने। और कहीं न कहीं ये जो ब्रह्मदेव मंडी था, जब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था अपने क्षेत्र में, और इसने कहीं न कहीं एक किला बनाया था, जिसको हम कहते हैं कालीघाट का किला। तो कालीघाट का किला बनाने वाला कौन था? ये एक फ्यूडिटरी था, एक सामंत था, किसका? बाज बहादुर चंद का, या चंद वंशों का। और ये किसके समय में हमें दिख रहा है? बाज बहादुर के समय पर। और कालीघाट का किला किसने बनाया है? ब्रह्मदेव मंडी ने, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे, जैसे मैंने अभी बताया था दर्रे वाली बात, यानी कि पास वाली बात, जिसमें तिब्बत और जो कुमाऊँ क्षेत्र को जोड़ता है, जिसमें मानसरोवर के जो श्रद्धालु जाते हैं, इस पे कब्जा कर लिया है किसने? बाज बहादुर चंद ने। तो बाज बहादुर चंद के पास कहीं न कहीं कुछ समय के लिए तिब्बत का भी हिस्सा आ गया था। तो तिब्बत में रहने वाले कुछ लोग क्या थे, वो कहीं न कहीं बाज बहादुर के संरक्षण में आ गए थे, ठीक है? संरक्षण में आ गए थे। और कहीं न कहीं बाज बहादुर चंद क्या करता था, इस दर्रे का देख-रेख के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, और यहाँ पर जो भी वो खाने-पीने की व्यवस्था करता था, उसके लिए वो टैक्स चार्ज करता था, जिसको सिरती कहते थे, सिरती, ठीक है? तो सिरती क्या है? एक टैक्स है। ये किसके समय पे आया? बाज बहादुर चंद के समय पे। और ये सिरती कौन देता था? ये जो तिब्बत के रहने वाले लोग थे, ये किसको देते थे? जो चंद के जो शासक थे, उनको देते थे। आगे देखते हैं, बाज बहादुर चंद जो है, ये कहीं न कहीं हमें दिखता है कि प्रशासन को काफ़ी सुधारने का प्रयास करता है। वो हमने पिछली बार भी देख लिया है, पिछली स्लाइड में देखा था कि किस तरह से इन्होंने डिवीज़न किया था, एक पट्टीज़ बनाया था, राइट? और इसने क्या किया था कि जो भी ये कोशिश करता था कि जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा, कैटेगराइज़ द ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज़ दे परफॉर्म, यानी कि एक तरह से आप जानते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं हम, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आजकल हमें दिखता है कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर हमारा अलग है, जैसे निर्मला सीतारमण, होम मिनिस्टर हमारे अलग हैं, जैसे कि अमित शाह जी। तो इस तरह से जो ऑफिसर हैं, वो अपने-अपने जो दायरा है, अपना-अपना क्षेत्र है, उसमें काम करते हैं। तो उस समय पर भी हमें दिखता है कि बाज बहादुर चंद ने कुछ पोर्टफोलियो सिस्टम जैसा एक सिस्टम बनाया था, जिससे कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो काफ़ी अच्छी तरह काम कर पाए, राइट? आगे देखते हैं, अब यहाँ पर हम हरबोला के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हरबोला जो कास्ट थी, वहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये ड्यूटी दी गई थी हरबोला कास्ट को कि ये सुबह हर हर बोलेंगे और सभी को जगाएँगे, ठीक है? उस समय इस तरह से घड़ियाँ तो होती नहीं थी कि भैया अलार्म बनेगा, अलार्म बजेगा। तो इसी तरह ये काम दिया गया था सुबह उठाने का हरबोला कास्ट को, और ये लोग क्या करते थे, हर हर बोलते थे, इसलिए इनका आगे चल के इनको हरबोला कास्ट बोला गया, ठीक है? और मठपाल की ज़िम्मेदारी थी कि वो कहीं न कहीं जो मंदिर हैं जितने भी, उनकी सुरक्षा करेंगे। और आज भी हमें दिखता है मठपाल कास्ट या हरबोला कास्ट, आज भी हमें उत्तराखंड की जब हम डेमोग्राफी देखते हैं, तो उसमें हमें ये दोनों कास्ट दिखती हैं, ठीक है? और वैसे ही अगर मैं बात करूँ पनेरू कास्ट जो है, पनेरू कास्ट, ठीक है? पनेरू का कहीं न कहीं ये माना जाता है कि अगर मैं इसकी जेनेसिस की बात करूँ, उद्गम की बात करूँ, तो ये कहीं न कहीं नेपाल से इनका संबंध हमें दिखता है। आप उत्तराखंड आएँगे तो काफ़ी आपको नेपाल स की जो एक एक रेस होती है, उस तरह से ही आपको पनेरू लोग भी दिखेंगे, राइट? तो जो पनेरू कास्ट है, उसकी ज़िम्मेदारी थी, वो जो भी रॉयल हाउसहोल्ड होते थे, यानी कि जो राजा-महाराजा का जो परिवार होता था, उनके घर में पानी पहुँचाते थे, ठीक है? पानी की आपूर्ति पूरी कौन करते थे? ये पनेरू कास्ट वाले, ठीक है? तो यहाँ पर आपने याद रखना, हरबोला जो है वो वेकअप कॉल करते थे, मठपाल की ज़िम्मेदारी होती थी ये मंदिर जितने भी हैं उनका संरक्षण करते थे, और जो पनेरू है ये पानी की व्यवस्था करते थे राजघराने के लिए, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि एक डेप्थ सीरीज़ भी हमने पढ़नी है। देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब मैं आपको जब हम आगे चल के परीक्षावाणी पढ़ेंगे, इस तरह से कुछ भी पढ़ेंगे, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है, और ये आपका आप सभी समझ रहे होंगे कि बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट? और कहीं पर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।